स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग का फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया। टॉपिक जो फर्स्ट है वो खत्म कर दिया है। अब दूसरे टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं। जो दूसरा टॉपिक छोटा है, इसके बाद तो टॉपिक छोटा है, ऐसा है ना। मेरा ये है कि लास्ट में थिंकर पढ़ाएंगे। थिंकर लास्ट में होगा और जो छोटे छोटे चैप्टर हैं वो पहले खत्म कर देंगे। मतलब पांचवा यूनिट छोड़ के बाकी सारे यूनिट खत्म कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें थिंकर की बातें समझ में भी आएंगे, क्योंकि सब कंसेप्ट जानते रहेंगे तो थिंकर कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली में वो देखेंगे। तो लास्ट में थिंकर रखेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, एटीट्यूड से रिलेटेड है। अभिवृत्ति, इसको क्या क्या बोलते हैं तो ध्यान रखना कि अभिवृत्ति भी बोला जाता है, नजरिया भी बोला जाता है, रवैया भी बोला जाता है, ठीक है। और ये मनोवृत्ति भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना किस किस नाम से है। बेसिकली इंग्लिश वर्ड ज्यादा याद रखना। एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब अभिवृत्ति। सबसे बढ़िया हिंदी में ट्रांसलेशन अभिवृत्ति होता है। कभी कभी मनोवृत्ति भी दे देता है। नजरिया भी हो सकता है, रवैया भी हो सकता है, या प्रवृत्ति भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो एक यहाँ पे है कि यू आर वन एंड द सेम पर्सन प्लेइंग इन द मेनी फील्ड। कहने का मतलब है कि आप सेम पर्सन हो, एक लौते पर्सन हो, एक लौते हो जो आप विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हो। विभिन्न क्षेत्रों में क्या करते हो, काम करते हो, विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हो। इफ यू ट्यून योर बेसिक एटीट्यूड यू इम्प्रूव इन ऑल फील्ड। मतलब अपने अभिवृत्ति से अगर सामंजस्य बैठा लेते हो, सामंजस्य बैठा लेते हो, तो वो हर एक फील्ड में आप क्या कर रहे होगे, विजेता होगे, हर फील्ड में सक्सेस होगे, हर फील्ड में सफलता मिलेगा। तो आप कहने का मतलब है कि आप विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हो। तो अभिवृत्ति ही एक ऐसा हथियार है जो आप विभिन्न क्षेत्रों में आपको क्या करेगा, इंप्रूवमेंट दिलाएगा, ठीक है। अब जरा सा इस बात को भी समझते हैं, दूसरी बात को भी, कि देखो अभिवृत्ति आदत बनाती है, अभिवृत्ति आदत बनाती है। तो अब जरा सा पहले वाले कंसेप्ट से जोड़ते हैं कि अभिवृत्ति आदत कैसे बनाए। एक तरफ से जरा सा इसको देखो कि हमने बताया था कि अगर कोई उचित कार्य करेगा, उचित कार्य करेगा तो उचित कार्य का अभ्यास करेगा, तो अभ्यास करेगा तो क्या होगा, आदत बनेगी, आदत बनेगी, ठीक है। आदत बनेगी और उस आदत को बनाए रखेगा तो उससे चरित्र का निर्माण होगा, चरित्र का निर्माण होगा। और चरित्र का निर्माण जो उचित कर्म करेगा वो क्या कहेगा, कहलाएगा सदचरित्र, कहलाएगा सदचरित्र। और सदचरित्र वाले व्यक्ति क्या होते हैं, सद्गुण होते हैं। मतलब ये जो भी कार्य करेंगे ना वो उचित ही काम करेंगे, सद्गुण। अब जरा सा यहाँ पे देखो कि आदत, अभिवृत्ति एक ऐसी चीज है, अब यहीं पे जोड़ लेते हैं। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति क्या बनाती है, आदत बनाती है। और आदत क्या बनाएगा, चरित्र बनाएगा। और चरित्र क्या बनाएगा, आदमी को बनाएगा। तो जैसी अभिवृत्ति होगी, अगर जैसे यहाँ पे उचित बोला, अनुचित का अभ्यास करेगा तो आदत क्या होगा, खराब होगा। वैसे अभिवृत्ति अगर सकारात्मक होगा, उसकी आदत भी सकारात्मक होगी, चरित्र भी सकारात्मक होगा, सदचरित्र बनेगा, सद्गुण बन सकता है। अगर अभिवृत्ति उसका निगेटिव हो गया तो आदत उसकी खराब होगी, चरित्र खराब होगा, सच्चरित्र नहीं कहा जाएगा, दुष्चरित्र कहा जाएगा, और सद्गुण ना होके दुर्गुण होगा, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस में हमने क्या किया, आदत से जोड़ दिया। तो ये ध्यान रखना, ये कभी भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हो कि अभिवृत्ति से क्या बनती है, आदत बनती है, आदत से चरित्र बनता है, सच्चरित्र सद्गुण तक जा सकता है। या निगेटिव अभिवृत्ति का क्या इफेक्ट हो सकता है, दुर्गुण हो सकता है, और बहुत सारे तरीके हैं। अब जरा सा यहीं पे दिमाग खोलो कि कैसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं बेटर वे में। देखो एक चीज जान लो कि अगर उचित काम कर रहा है, तो हम बात कर रहे हैं उचित काम करेगा या पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तो हम अभ्यास करने के बाद वो क्या बनेगा, हमारा अभ्यास करने के बाद आदत बन जाएगा। आदत बनेगा तो क्या होगा, चरित्र अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा तो क्या होगा, वो सदचरित्र कहलाएगा, सदचरित्र, ठीक है। और सदचरित्र होगा मतलब सद्गुण होगा, सद्गुण होगा। और सद्गुण क्या होगा, सद्गुण में वो जो भी काम करेगा वो उचित काम करेगा, ठीक है। वो शुभ काम करेगा, शुभ काम करेगा, मानव कल्याण करेगा, मानव कल्याण करेगा, ठीक है। ये हर फील्ड में समाज में समरसता लाएगा, समरसता लाएगा। और सद्गुण व्यक्ति होगा तो राष्ट्र के विकास में हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसे हम बहुत चीजें कर सकते हैं। अब जरा सा निगेटिव,
निगेटिव एटीट्यूड होगा, निगेटिव एटीट्यूड होगा तो उसकी आदत खराब होगी। आदत क्या होगा, खराब होगा। उसका चरित्र भी क्या होगा, खराब होगा। चरित्र भी खराब होगा, इसको बोलेंगे दुष्चरित्र। क्या बोलेंगे, दुष्चरित्र। दुष्चरित्र होगा तो वो दुर्गुण बनेगा, ठीक है, दुर्गुण बनेगा। दुर्गुण बनेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये जो काम करेगा अनुचित काम करेगा, कानून के खिलाफ करेगा, अशुभ काम करेगा, ठीक है, मानव के कल्याण में नहीं बल्कि व्यक्तिगत हित में ज्यादा काम करेगा, ठीक है, व्यक्तिगत हित में काम करेगा, राष्ट्र के विकास में बाधक होगा, ठीक है, समाज में समरसता न लगे, ये संप्रदायवाद के लिए काम करेगा, ये अलगाववाद के लिए काम करेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में अभिवृत्ति क्या है, एटीट्यूड है ही क्या चीज को। तो हम समझाने के लिए बड़ा सिंपल हम बोल सकते हैं एटीट्यूड क्या है, लेकिन इसके पहले जरा सा समझो कि एटीट्यूड का व्यवहार हमारा क्या होता है। जो एटीट्यूड उत्पन्न होता है वो हमारा आंतरिक रूप से उत्पन्न होता है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड के होंगे, अभिवृत्ति की, मनोवृत्ति के या निगेटिव के। ये आंतरिक होता है, ये मानसिक पक्ष होता है, मानसिक पक्ष को इंडिकेट करता है। जिस चीज को हम पसंद करते हैं वो पॉजिटिव, जिस चीज को नहीं पसंद करते हैं वो निगेटिव अभिवृत्ति के रूप में होगा। तो ये आंतरिक होता है, ये मानसिक होता है। जिस चीज को पसंद करेंगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड, जिस चीज को ना पसंद करेंगे वो निगेटिव एटीट्यूड, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रहा है। और ये क्या होता है, ये बाह्य समाज में ना व्यक्ति के, ये बोले कि व्यक्ति के बाह्य सामाजिक व्यवहारों को क्या करता है, व्यवहारों को दिशा निर्देशन और एवं कार्य संपादन में इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, ठीक है ना। तो हम फिर से इस बात को कहें कि एटीट्यूड है क्या, तो हम बड़ा सिंपल वे में बोले, एक एक लाइन में, हम ज्यादा नहीं करते हुए एटीट्यूड को हम कहेंगे, एटीट्यूड हमारे आंतरिक पक्ष को इंगित करता है, आंतरिक पक्ष को इंगित करता है, या मानसिक पक्ष को इंगित करता है, मानसिक पक्ष को इंगित करता है। फिर ये हमारे सामाजिक व्यवहारों को क्या करता है, दिशा निर्देशन देता है। ये कार्य संपादन करवाता है, ठीक है ना। तो हम इतना बातें बोल सकते हैं कि एटीट्यूड किससे जुड़ा हुआ है, आंतरिक पक्ष से जुड़ा हुआ है, मानव के व्यक्ति के मानसिक पक्ष से जुड़ा हुआ है, सामाजिक व्यवहारों को दिशा निर्देशन करता है, कार्य संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। अगर हम एटीट्यूड की देखें तो ये हमारे मानव है तो विभिन्न क्षेत्र में काम करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी पर्यावरणीय हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्रशासनिक, उन सब में काम करता है। तो ये मानव है, ये मानव कहाँ करेगा, हर फील्ड में काम करेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी है सब में, प्रशासनिक करेगा। और ये जानते हो कि जो कार्य करेगा तो उसके लिए कुछ वो अपना क्या लक्ष्य रखा होगा, ठीक है ना, लक्ष्य रखा होगा। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो कार्य विभिन्न क्षेत्र में मानव करता है, व्यक्ति करता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में ये एटीट्यूड क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मानव विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है, उन क्षेत्रों के लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए एटीट्यूड कार्य करता है। जैसा सकारात्मक एटीट्यूड होगा तो वो लक्ष्यों को क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। तो ये भी बात समझ में आया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना इस बात को कि एटीट्यूड क्या करता है, हमारे व्यवहार को, ठीक है ना, व्यवहार को प्रभावित और नियंत्रित करता है। इस बात को ध्यान रखना कि एटीट्यूड क्या है। बस हम प्रोफेस में चल रहे हैं, अभी पूरा एटीट्यूड का डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं कि एटीट्यूड आंतरिक पक्ष होता है इंसान का, जैसा व्यवहार को रिप्रेजेंट करता है, मानसिक पक्ष होता है, और सामाजिक, जितना हम व्यवहार करते हैं, किसी के साथ प्रेम से गले मिलते हैं, किसी को हाथ जोड़ के नमस्कार बोल देते हैं, किसी की तरफ देखते नहीं है, ये हमारा सामाजिक व्यवहार का दिशा निर्देशन करता है और कार्य संपादन में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है ना। दूसरा बात है कि मानव विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है और वो लक्ष्य निर्धारित करता है। एटीट्यूड क्या है, उन लक्ष्यों को प्राप्ति करता है, ठीक है।
तो लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए एटीट्यूड करता है। हमने बताया कि व्यवहार को प्रभावित और नियंत्रित कौन करता है? एटीट्यूड है। आप कैसा व्यवहार किसी के साथ कर रहे हो, चाहे अपने माता पिता के साथ कर रहे हो, चाहे अपने कलीग के साथ कर रहे हो, चाहे किसी के साथ कर रहे हो, व्यवहार उसको प्रभावित और नियंत्रित करता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आना चाहिए। तो आखिर है क्या एटीट्यूड, है क्या? तो देखो इस बात को समझते हैं कि मनोवृत्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का किसी विषय के प्रति, ठीक है, मनोवृत्ति किसी व्यक्ति का या समूह का, व्यक्तियों के समूह का किसी विषय कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अभी इस पे बात करेंगे। किसी विषय के प्रति 3 घटक हो, ठीक है, 3 घटक क्या हो कि संज्ञानात्मक, ठीक है, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। ठीक है ना, हम सीधी बात करें कि मनोवृत्ति वह है किसी व्यक्ति या समूह के किसी विषय के प्रति संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक के योग को क्या बोलते हैं? मनोवृत्ति कहते हैं। या हम कहें कि मनोवृत्ति किसी व्यक्ति या समूह का किसी विषय के प्रति संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष को इंगित करता है। बस सिंपल सा बात करते हैं। अभी हम थोड़ा खोल के हाई स्टेप पे चलेंगे कि मनोवृत्ति या अभिवृत्ति वह होता है, मनोवृत्ति के अंतर्गत किसी व्यक्ति या समूह का किसी विषय के प्रति संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष को इंगित करता है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं, इस बात को समझो, हमने क्या बोला कि मनोवृत्ति किसी व्यक्ति के या समूह के किसी विषय के प्रति ठीक है ना, किसी विषय के प्रति संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष को इंगित करता है। सीधी अभी एक स्टेप में सीख रहे हैं कि मनोवृत्ति वह है कि जो किसी व्यक्ति के या समूह के किसी विषय के प्रति संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष को इंगित करता है। मनो, अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं इसको। अब जरा सा विषय की बात में करते हैं कि विषय क्या हो सकता है। किसी विषय के बीच में विषय कुछ भी हो सकता है किसी समूह से जुड़ा हुआ हो, किसी वस्तु से जुड़ा हुआ हो, किसी घटना से जुड़ा हुआ हो, किसी स्थिति से जुड़ा हुआ हो, किसी संदर्भ से जुड़ा हुआ हो, या किसी विचार से जुड़ा हुआ हो, किसी मुद्दे से जुड़ा हुआ हो, समाज से जुड़ा हुआ हो, या देश के प्रति व्यक्ति की सोच से जुड़ा हुआ हो। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, सीधी बात समझो कि विषय कुछ भी हो सकता है। विषय यहाँ पे क्या होता है, विषय कुछ भी हो सकता है, और विषय हो सकता है कि वो किसी वस्तु से जुड़ा हो, ठीक है, किसी घटना से जुड़ा हो सकता है, किसी स्थिति से जुड़ा हो सकता है, ठीक है ना, इत्यादि विषय ये सारे हो सकते हैं, विषय कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, और संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब क्या, संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब क्या, संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब कि हमारा संज्ञान हो, ठीक है ना, अर्थात व्यक्ति की सोच, ठीक है ना, व्यक्ति की सोच आ जाएगा, विचारधारा आ जाएगा, विचारधारा, ठीक है, धारणा, कोई धारणा है, कंसेप्ट है, वो आ जाएगा। ये संज्ञानात्मक पक्ष को इंगित करता है। व्यक्ति क्या सोचता है, विचार करता है, धारणा क्या करता है, ये हमारा क्या होगा, संज्ञानात्मक घटक होगा। भावनात्मक में क्या, भावनात्मक का मतलब दूसरा घटक बताया। भावनात्मक का मतलब क्या कि इसमें पसंद हो सकता है कि आप पसंद हो करते हो,
या हो सकता है नापसंद करते हो, ठीक है, या आप इससे सुख का अनुभव कर रहे हो या दुख का अनुभव कर रहे हो, ठीक है, या कोई आपको मोटिवेशन मिल जाए। मोटिवेशन भी हमारा क्या है, ये भावनात्मक है, या इसी को बोलते हैं अभिप्रेरणा, ठीक है। तो भावनात्मक घटक हो गया। और तीसरा घटक हमारा क्या है, व्यवहारात्मक, ठीक है, व्यवहारात्मक, ठीक है ना। व्यवहारात्मक घटक में क्या होता है कि हमने संज्ञान, हमें नॉलेज भी है, हमें इच्छा भी जग रहा है, पसंद है नापसंद का, सुख या दुख का, मोटिवेशन का। अब इन इच्छा के साथ भी हमें व्यवहार करने का, अर्थात कार्य करने की तत्परता हो, कार्य करने की तत्परता, ठीक है ना, या क्रिया करने का, या व्यवहार करने का, ठीक है ना। तो ये हम तीन चीजें की समझे कि संज्ञानात्मक पक्ष क्या है, कि किसी व्यक्ति की क्या सोच है, विचार है, किस धारणा पे विश्वास करता है, ये संज्ञानात्मक पक्ष व्यक्ति को इंगित करता है। भावनात्मक पक्ष क्या है, कि हमें पसंद क्या है, नापसंद क्या है, सुख दुख क्या है, मोटिवेशन इत्यादि को रिप्रेजेंट करता है। व्यवहारात्मक में क्या, कार्य करने की तत्परता, क्योंकि हमें ज्ञान भी है, हमारा भाव भी रिप्रेजेंट हो रहा है, और उस भाव के अकॉर्डिंग हम कार्य करें वही होगा। अब जैसे एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसको और अच्छे से समझ में आएगा। कि जैसे सपोज करो कि आप हो, ठीक है ना, तो आपके अंदर हम जैसे अपने ही बारे में ले लें कि क्या कर रहे हो सकता है कि आपको लेके हमारे लिए कुछ सोच होगा, और वो सोच कैसा हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, ये सोच होगा आपका, ठीक है। होगा कुछ विचार हमारे प्रति, क्या होगा, आपके विचार होगा, मनोवृत्ति दिखाएगा। ये आपको क्या मनोवृत्ति दिखाएगा, कि हमारे प्रति आप लोग हो, हमारे प्रति कुछ सोच रखे होंगे, कुछ विचारधारा रखे होंगे कि सर ऐसा करते हैं, सर गंदा पढ़ाते हैं, सर ठीक पढ़ाते हैं, ठीक है एग्जाम नहीं निकल सकता है, मतलब कुछ सोच रखते होंगे, कुछ विचारधारा रखते होंगे हमारे प्रति, और उस विचारधारा को रखते हुए हमें हो सकता है पसंद करते होंगे पढ़ाना या नापसंद करते होंगे। दो ही काम हो सकता होगा कि आप हमें पसंद करते होंगे पढ़ाना या नापसंद करते होंगे। तीसरा क्या, आप उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते होंगे। प्रतिक्रिया कैसे है, या कार्य करने की तत्परता करते होंगे। तत्परता क्या मतलब, कि अगर हम पसंद होंगे तो वीडियो हम जैसे ही डालेंगे वैसे ही तुरंत देख लोगे। नापसंद करते होगे तो वीडियो डालेंगे और महीनों महीनों पड़ा रहेगा, नहीं देखोगे, अरे फालतू की चीज है। मतलब ये आपके संज्ञानात्मक पक्ष को इंगित करता है कि क्या सोच और विचारधारा रखे हो। उसके बाद इस सोच विचारधारा के आधार पे आपका पसंद और नापसंद उत्पन्न होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि करेला बहुत कड़वा होता है, चलो करेला कर ले लेते हैं। करेला क्या होता है, कड़वा होता है, लेकिन आपके सोच और विचारधारा में यहाँ पे संज्ञानात्मक पक्ष जुड़ गया। संज्ञानात्मक पक्ष इसलिए जुड़ गया कि करेला का बहुत सारे फायदे हैं। ये एंटी कैंसर की तरह काम करता है, ठीक है, एंटी कैंसर की तरह काम करता है। ये ऑक्सीडेंट के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। तो ये हमारे चेहरे को तरोताजगी दिए रहता है। हमें संज्ञान हो गया, हमें विचार हो गया, यार ये तो बहुत फायदे का काम है, फायदे का काम है और बहुत बेनिफिट करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये सोच पे हम पसंद और नापसंद उत्पन्न करेंगे। हो सकता है कि हमारा विचार ही क्या है, संज्ञानात्मक है, हम ये इस पे जा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर पे जा रहे हैं, फायदे पे जा रहे हैं, हमारा पसंद बहुत अच्छा होगा। और पसंद होगा तो हम करेला क्या करेंगे, कार्य का तत्परता का मतलब करेला खाएंगे। लेकिन जो उसका संज्ञानात्मक पक्ष ना होगा, वो करेला को एक सब्जी की तरह लेगा, तो वो क्या होगा, वो कड़वा लगेगा, ठीक है ना। तो विचार आएगा, अरे यार बहुत कड़वा होगा, विचार आया क्या कि बहुत कड़वा, तो वो नापसंद करेगा। और कार्य की तत्परता के रूप में क्या मिलेगा, वो खाएगा नहीं। ये ना तीन घटक हमने बताया कि उसकी सोच और विचार क्या है। अगर सोच, सबसे मेन कंसेप्ट है कि संज्ञानात्मक पक्ष इतना मजबूत होता है कि अगर आपका विचार पॉजिटिव बन गया यहाँ पे, तो फिर आपको कोई नहीं रख सकता करेला खाने के लिए, क्योंकि आप जानते हो, संज्ञान है आपको कि करेला के क्या फायदा है। लेकिन जो उसको जो ये करता है ना, नहीं खाता है, तो उसको संज्ञानात्मक पक्ष की कहीं ना कहीं कमी होती है, ठीक है। वो टेस्ट पे जाता है, ठीक है ना, टेस्ट पे जाएगा तो फिर वो कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक पक्ष को इंगित कर रहा है कि आपको कमी है। और मनोवृत्ति में आपका हो सकता है नापसंद आएगा और कार्य के तत्परता में, लेकिन हाँ आपने सोच विचार किया तो कहीं ना कि हाँ ठीक है, आपकी बुद्धि के ऊपर कुछ ना कुछ काम किया गया। इतनी बात समझ में आया। जैसे और ले लो
कि शरणार्थी समस्या के ऊपर भी लोगों का क्या है, अपना सोच विचार होता है। एक लोग कहेंगे कि शरणार्थी को जगह देना चाहिए, एक कहेंगे कि नहीं, सब चोरी करते हैं, आतंकवादी बनते हैं, इसलिए नहीं देना है। तो आपका विचारधारा कैसा है, उसके हिसाब से आप शरणार्थी को पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे। और कार्य की तत्परता क्या है, जो पसंद रख करेंगे वो शरणार्थी को बसाएंगे, और जो नहीं पसंद करते हैं वो यहाँ से निकलवा देंगे। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो अब एक परिभाषा देने की बात आ गई कि परिभाषा में हम क्या लिखेंगे। अब जरा सा इस बात को समझो। हम सिंपल से लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं परिभाषा में। देखो परिभाषा हम लिखेंगे क्या, किसी मनोवृत्ति, किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का व्यक्ति के समूह का किसी विषय के प्रति यहाँ पे लिखोगे सोच, विचारधारा, ठीक है, विचारधारा, अवधारणा, ब्रैकेट में क्या, संज्ञानात्मक। तो किसी व्यक्ति या समूह के किसी विषय के प्रति सोच, विचारधारा, अवधारणा, संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है ना। उसके बाद लिखोगे पसंद, नापसंद की भावना या भाव, यहाँ पे लिखोगे भावनात्मक, ठीक है। क्या लिखे, किसी व्यक्ति या समूह को, हम यहीं पे गड़बड़ हो रहे हैं, किसी व्यक्ति या समूह का किसी विषय के प्रति सोच, विचारधारा, अवधारणा, ब्रैकेट में संज्ञानात्मक पक्ष, पसंद नापसंद का भाव तथा इससे उत्पन्न, भाव से उत्पन्न क्रिया करने की तत्परता के समुच्चय को क्या बोलते हैं, अभिवृत्ति बोलते हैं। के समुच्चय को अभिवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अब जरा सा फिर से समझो, किसी व्यक्ति के या समूह का किसी विषय के प्रति, विषय कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना हो सकता है, या कोई भी विषय का मतलब है ये संसार में जो भी चीज घटित हो रही है, आप देख रहे हो या फील कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो किसी व्यक्ति का या समूह का किसी विषय के प्रति सोच, विचारधारा, अवधारणा, संज्ञानात्मक, ब्रैकेट में लिखेंगे सोच, विचारधारा, अवधारणा, पसंद नापसंद का भाव तथा भाव से उत्पन्न क्रिया की तत्परता को, के समुच्चय को क्या बोलते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि, अब देखो क्या बोल सकते हैं, एक और यहाँ पर परिभाषा देते हैं कि ये मनोवृत्ति किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति किसी विषय के प्रति सोच, विचारधारा, अवधारणा, ठीक है, अवधारणा से उत्पन्न पसंद या नापसंद का भाव से, देखो किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति सोच, विचारधारा, अवधारणा से उत्पन्न पसंद या नापसंद का भाव से क्रिया करने की तत्परता, अनुकूल या प्रतिकूल, कुछ भी हो सकता है, अनुकूल या प्रतिकूल, ठीक है ना। क्रिया कैसे कर सकता है, अनुकूल भी कर सकता है, और अगर पसंद होगा तो काम करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। प्रतिकूल क्रिया करने की तत्परता को ही क्या बोलते हैं, अभिवृत्ति बोलते हैं। किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति सोच, विचारधारा, अवधारणा और साथ ही ये भी बोल सकते हैं, साथ ही पसंद और नापसंद का भाव से उत्पन्न
क्रिया करने की तत्परता को ही अभिव्यक्ति करते हैं। अनुकूल या प्रतिकूल लिख देना। तो ये बात हम लोग कह सकते हैं, या ये पीछे जो हमने लिखा है इसमें आप लोग के नोट्स में कि क्या है, हमने लिखा है कि देखो किसी व्यक्ति का या व्यक्ति के समूह का ये क्या है, किसी विषय के प्रति प्रति व्यक्ति की सोच, विचारधारा, धारणा, ये हमने ब्रैकेट में जो बंद किया है ये क्या है, विषय। किसी भी व्यक्ति का या व्यक्ति के समूह का किसी विषय के प्रति व्यक्ति की सोच, विचार, धारणा, चैतन्यपूर्ण विश्वास अर्थात संज्ञानात्मक घटक, पसंद नापसंद, सुख दुख का भाव, अभिप्रेरणा मतलब भावनात्मक घटक, तथा अभिवृत्ति विषय के प्रति जो अभिवृत्ति विषय है उसके प्रति कार्य करने की तत्परता, क्रिया, व्यवहार, आदत के समुच्चय को के योग को, संगठित तंत्र को अभिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आ गए हैं उस स्टेज पे जहां पे फाइनली हम लोग क्या दें, एक परिभाषा दें। तो परिभाषा क्या है कि अभिवृत्ति किसी व्यक्ति का, अभिवृत्ति किसी व्यक्ति का किसी विषय पे, व्यक्ति का किसी विषय पर, और विषय क्या हो सकता है, विषय कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिख पे ब्रैकेट में कि नहीं लिखे, हो सकता है कि किसी व्यक्ति के बारे में आप बोलो, किसी समूह के बारे में बात करो, किसी मुद्दे के बारे में बात करो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे विषय पे। ठीक है ना, विषय कुछ भी हो सकता है, ये विषय की बात हो रहा है। ठीक है ना, किसी देश की समस्या के बारे में होता है। तो किसी विषय, ये हटा दें, विषय ये होगा, विषय के प्रति व्यक्ति की जानकारी, विचार, सोच ये, या धारणा बोल दे, धारणा ये क्या है हमारा, संज्ञानात्मक। ठीक है ना, उससे बात हम कहेंगे पसंद या नापसंद का भाव, इसको बोलेंगे भावनात्मक पक्ष। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तथा कार्य करने की तत्परता, यहाँ पे व्यवहारात्मक। ठीक है, व्यवहारात्मक पक्ष की बात होगी कि समुच्चय या तंत्र को अभिवृत्ति कहते हैं। बड़े अच्छे से समझे कि बात क्या है। किसी व्यक्ति का किसी विषय कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हो, के प्रति व्यक्ति की जानकारी, विचार, सोच, धारणा, संज्ञानात्मक पक्ष, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, पसंद या नापसंद का भाव, भावनात्मक पक्ष, और कार्य करने की तत्परता, व्यवहारात्मक पक्ष की समुच्चय या तंत्र को ही क्या कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं। ये बात समझ में आया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इस बात को समझो कि हमने कहा कि एटीट्यूड क्या होता है, आंतरिक पक्ष से जुड़ा होता है, मानसिक पक्ष से जुड़ा होता है, सामाजिक व्यवहारों को दिशा निर्देशन करता है, कार्य का संपादन कराता है, और व्यक्ति क्या करता है, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है, विभिन्न क्षेत्रों में अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है किसका, अभिवृत्ति का। और हमने ये भी बोला कि अभिवृत्ति व्यवहार को प्रभावित करता है और नियंत्रित करता है। ठीक है ना, जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में भी बहुत सारे बताए थे। अब जरा सा देखो कि हमने परिभाषा क्या लिखा। परिभाषा लिखा क्या कि किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति व्यक्ति की जानकारी, विचार, सोच, धारणा अर्थात ब्रैकेट में संज्ञानात्मक पक्ष, पसंद नापसंद का भाव तथा कार्य करने की तत्परता की समुच्चय के तंत्र को क्या कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं। अब हमें लगता है कि यार ये हमें याद ना हो तो क्या करेंगे, हमें अभिवृत्ति क्या है, हम सीधे सीधे बोल सकते हैं अभिवृत्ति। जब हमें याद ना हो तब भी ये लिख सकते हैं, अभिवृत्ति का आशय वह है, आशय है लिख दें, और कहें
कि किसी व्यक्ति की जानकारी, किसी व्यक्ति की किसी विषय के प्रति, प्रति जानकारी, सोच, विचारधारा, ठीक है, विचारधारा से मानसिक या आंतरिक रूप से उत्पन्न, विचारधारा से, बड़ा हम लोग ओपन होके सोच रहे हैं, जानकारी या सोच विचारधारा से, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो संज्ञानात्मक पक्ष, नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं। अभिवृत्ति का आशय किसी व्यक्ति की किसी विषय के प्रति जानकारी, सोच, विचारधारा से आंतरिक रूप से उत्पन्न पसंद या नापसंद का भाव तथा इस भाव के अनुरूप किया गया कार्य ही अभिवृत्ति है। अब नहीं हमें मालूम है तो बहुत आराम से लिख सकते हैं कि अभिवृत्ति का आशय है किसी व्यक्ति की किसी विषय के प्रति जानकारी, सोच, विचारधारा से आंतरिक रूप से उत्पन्न पसंद। ये विचारधारा, जानकारी, सोच और विचारधारा से क्या होगा, आपके अंदर एक भावना उत्पन्न होगा, पसंद करोगे या नापसंद करोगे, ठीक है ना। उस भाव से अनुरूप क्या करोगे, कर्म करोगे, क्रिया करोगे, और वही आपकी अभिवृत्ति को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे हमने बताया कि मान लो एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ एग्जाम्पल भी इस पे दे रहे हैं कि शरणार्थी के बारे में हमें जानकारी है। शरणार्थी के बारे में एक जानकारी है हमारा पॉजिटिव रूप से कि बेचारे रूप में जानकारी है, बेचारे रूप में कि गरीब हैं, इनको निकाल दिया गया, जो भी है, एक पॉजिटिव रूप में ये मालूम है। एक निगेटिव रूप से ये मालूम है हमें कि ये आतंकवादी से इनका साठगांठ होता है, ये चोरी करते हैं, मतलब निगेटिव मालूम है। ये बेचारे वाला जो होगा तो इसका ये क्या हो गया, संज्ञानात्मक, मतलब उसकी जानकारी, सोच, विचारधारा होगा। अब उसके अंदर एक भाव उत्पन्न होगा। ये पॉजिटिव वाला का, बेचारे का है तो ये भाव उत्पन्न करेगा, ये पसंद करेगा, उसको क्या करेगा, पसंद करेगा, और पसंद करेगा तो उसके अनुरूप कार्य करेगा क्या कार्य करेगा कि उसकी सेवा करेगा, उसको होम शेल्टर बना के देगा, ठीक है ना, शेल्टर बना के देगा, उसके लिए दवाएं देगा, ये काम करेगा ये वाला बंदा। तो देखो यहाँ पे क्या किया, वो बेचारा का सोच आया तो संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, पसंद या नापसंद की भाव आया तो क्या हो गया, भावात्मक, और उसके अनुरूप कार्य करेगा। वही आंतरिक वाला क्या होगा, आंतरिक वाला नापसंद करेगा तो कार्य क्या करेगा, वो देश निकाला करवाएगा, देश से क्या कर देगा, निकाल देगा। तो यहाँ पे देखो भावात्मक पक्ष नापसंद आया, और ये हमारा क्या है, सोच है, जानकारी है, जो भी हम उसके बारे में डाटा इफेक्ट जानते हैं, और उसके अनुरूप हमारा क्या होता है, भाव उत्पन्न होता है, और भाव उत्पन्न के द्वारा ही हम कार्य करते हैं। तो जरा सा और सिंपल वे में हम बोले, अभिवृत्ति मानव के सोच, विचारधारा या जानकारी के आधार पे पसंद या नापसंद की भाव। अभिवृत्ति मानव की सोच, विचारधारा, जानकारी के आधार पर पसंद नापसंद का भाव एवं इस भाव के अनुरूप किया गया कार्य ही अभिवृत्ति
होता है। और सिंपल कर दिया कि अभिवृत्ति क्या है, मानव की सोच, विचारधारा, जानकारी के आधार पर पसंद नापसंद की भाव एवं इस भाव के अनुरूप किया गया कार्य ही अभिवृत्ति होता है। बस ये भी हो गया। तो इतनी बात अभिव्यक्ति को समझ में आना चाहिए, जो पसंद आए आप लिखो, लेकिन रटना नहीं है। जैसा भी आप रटो, रटना मतलब नहीं है, ये बात है। तो हम अभिवृत्ति में क्या करते हैं कि विभिन्न रूपों में मानवीय व्यवहार, जीवन शैली उसके व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करती है, दिशा प्रदान करती है। तो हम कहें कि एटीट्यूड क्या करती है, एटीट्यूड हमारे को मानवीय व्यवहार कैसा करता है, मानव व्यवहार करता है, उस मानवीय व्यवहार को संपादित करती है। ठीक है, जीवन शैली कैसा होगा वो भी बताती है, और उसका व्यक्तित्व कैसा होगा ये ही बताती है। अर्थात एटीट्यूड हमारे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करती है, हमें दिशा प्रदान करती है, दिशा प्रदान करती है, हमारा दिशा प्रदान करती है। जैसा एटीट्यूड होगा उस तरह के हम दिशा में जाएंगे। अगर हमारा निगेटिव होगा तो निगेटिव हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आना चाहिए। अब जैसे कि एक सिविल सेवक के एटीट्यूड कैसा होना चाहिए ये बात कहें तो एक प्रशासनिक अधिकारी की अभिवृत्ति आसपास की होने वाली घटनाओं को जाने, आम नागरिक के बारे में जाने, वरिष्ठ अधिकारियों से सहकर्मियों, अधीनस्थ अधिकारियों और नई तकनीक एवं मानवीय मूल्यों के प्रति क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। कभी भी प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो यहाँ पे जरा सा नोट भी कर लेना और डायग्राम भी ऐसे ही कुछ बनाना कि प्रशासनिक में एटीट्यूड की क्या जरूरी है। जब भी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने परिभाषा दे दिया, अभी सिविल सेवा हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो अभिवृत्ति का क्या मतलब है। तो देखो सिविल सेवा में अभिवृत्ति का मतलब क्या है कि अभिवृत्ति में एक तो हमें क्या करना चाहिए कि आसपास की घटना, ऐसे हमारे एटीट्यूड होना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है उसकी जानकारी हो। आसपास जानकारी होगा तभी हम क्या करेंगे, अपने कार्य को संपादन करेंगे। आसपास जानकारी है, मालूम है कि इस गली में आज हिंसा होने वाला है, या हमें कुछ पता चल गया, आसपास की जानकारी है, तो हम वहाँ पुलिस फोर्स भेज सकते हैं। आसपास की जानकारी हो, या ये भी हो कि बगल में तनाव उत्पन्न हो रहा है या किसी मोहल्ले में तनाव उत्पन्न हो रहा है सांप्रदायिक को लेके, तो हमको जानकारी हो कि तुरंत एक्शन ले ले। आसपास की जानकारी हो अभिवृत्ति में, ठीक है। और आसपास की घटनाओं के बारे में, ठीक, आम नागरिक के बारे में, आम नागरिक में जो है उनके बारे में भी जानकारी हो, ठीक है। कि ठंड अभी बहुत पड़ रही है तो ठंड में कुछ लोग क्या हो भाई सड़क पे सोते थे गर्मी में, वो ठंड के मारे क्या सिकुड़ रहे होंगे तो शेल्टर बना के हम शेल्टर दे रहे होंगे ठंड में, उनके लिए आग की व्यवस्था कर रहे होंगे। तो आम नागरिक के बारे में जानकारी रखें, ठीक है। साथ ही साथ क्या करें, वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा व्यवहार करें, ठीक है। वरिष्ठ के साथ साथ अधीनस्थ के साथ भी ऐसा ही करें, अधीनस्थ के साथ भी ऐसा करें। और साथ ही साथ उसको तकनीकी भी ऐसा हो कि तकनीकी के बारे में, अरे टेक्नोलॉजी हम नहीं यूज करेंगे, हम नहीं जानते, नहीं, टेक्नोलॉजी की ऐसी अभिवृत्ति होना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, क्योंकि पारदर्शिता लाता है, ठीक है ना। मानवीय मूल्य के प्रति क्या हो, सजग हो, मानवीय मूल्य के प्रति सजग हो। तो ऐसी अभिवृत्ति होगी तो वो प्रशासक कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, जो आसपास की घटनाओं को जानता हो, आम नागरिक का ध्यान रखता हो, वरिष्ठ अधिकारी और अधीनस्थ से क्या तारतम्यता बना के चले, तकनीकी रूप से अच्छा यूज करे, मानवीय मूल्य को क्या कहे, सहज दे, या मानवीय मूल्य को के प्रति क्या हो, सकारात्मक भाव लेके चले। तो ये प्रशासक अगर ऐसा आएगा तो वो सुशासन लेके आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, विशेषताएं क्या है। अब जरा सा ये बात कर लेते हैं विशेषताएं क्या है। अभी तक जितनी बात पढ़े उससे विशेषताएं बड़े पॉइंट वाइज में आएंगे कि क्या है। मनोवृत्ति का, एटीट्यूड का विशेषताएं वो बोल दे तो विशेषताएं में पहला होगा कि ये किसी विषय के प्रति होता है। मनोवृत्ति का संबंध किसी विषय के प्रति से होता है। मनोवृत्ति का संबंध, ये विशेषता है, ये किसी विषय के प्रति होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो घटना देखेगा, ठीक है, उत्पत्ति, जैसे अभिवृत्ति की उत्पत्ति होने के लिए कोई ना कोई विषय, घटना, विचार का होना जरूरी है। कोई विषय हो, घटना हो, विचार हो, वो होना आवश्यक है। जैसे व्यक्ति समलैंगिकता पे अपना विचार रख सकता है, बाल विवाह पे रख सकता है, अंतरजातीय विवाह पे, नाप की ऊर्जा पे अलग अलग विचार हो सकता है, भारत अमेरिका के संबंध पे हो सकता है, भारत पाकिस्तान, मतलब कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। दूसरी बात है कि अभिवृत्ति में क्या होना चाहिए, विषय के प्रति होना चाहिए या घटना हो चाहिए, विषय या घटना, जो भी विषय में घटना भी आ जाएगा। दूसरा बात है कि एटीट्यूड जन्मजात नहीं होता है, जन्मजात नहीं होके ये क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। जन्मजात नहीं होता है, अर्जित किया जाता है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, पहला किसी विषय के प्रति इसकी संबंध किसे होता है, एटीट्यूड का किसी विषय के प्रति संबंध होता है। दूसरा क्या, जन्मजात ना होके अर्जित किया जाता है। ठीक है, ये हम वातावरण से जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उससे हम सीखते हैं, अर्जित करते हैं, यही बात सच है। ठीक है ना। नेक्स्ट कर रहे हैं कि अभिवृत्ति हमें पसंद या नापसंद या कहें कि स्वीकृति या विरोध के रूप में क्या होता है, अभिव्यक्ति होता है, अभिव्यक्ति होता है। कोई ये भी याद नहीं करना है, बस फॉर्म जो आपको डेफिनेशन मालूम है तो ये भी पता चल जाएगा। किसी विषय के प्रति संबंध को दर्शाता है, जन्मजात ना होकर अर्जित किया जाता है। पसंद या नापसंद को क्या करता है, अभिव्यक्ति होता है। इसमें पसंद या नापसंद की अभिव्यक्ति होता है। और इसमें हम कार्य करने की तत्परता होती है। परिभाषा से ही ये उठा लिया, कार्य करने की तत्परता होती है। ये हमने परिभाषा से ही इसका विषय उठा लिया। किसी विषय के प्रति संबंध होता है, किसी विषय से संबंधित होता है, जन्मजात ना होकर अर्जित किया जाता है। पसंद या नापसंद के अभिव्यक्ति होता है इसमें, अभिव्यक्ति में। और अभिव्यक्ति में भी पसंद और नापसंद के अनुरूप कार्य करने की तत्परता होती है। ठीक है, ये हो गया। अब बात अलग करते हैं, इतना तो हम उससे बोल दिए। अब बात करते हैं कि विभिन्न प्रत्येक व्यक्ति में अभिवृत्ति समान न होकर क्या होते हैं, विभिन्न या भिन्नता दिखती है। प्रत्येक व्यक्ति के अभिवृत्ति में, मनोवृत्ति में समान ना होकर क्या दिखती है, भिन्नता दिखती है। जब आप ही के घर में देखो तो आप ही के घर में आपके सबके अलग अलग व्यवहार होंगे। माता का अलग, पिता का अलग, भाई का अलग, बहन का अलग, ठीक है ना, आपका अलग। तो अभिवृत्ति का रूप कैसा होता है, व्यक्तिक भिन्नताओं के कारण सभी अलग अलग होते हैं। ठीक है। व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति, संवेगात्मक परिपक्वता, सामाजिक वातावरण, परिस्थिति, लक्ष्य आदि अभिवृत्ति निर्माण और उनके विकास एवं उनमें नवीन परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब ये हम नहीं जानते, हमें सिर्फ लिखना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, हम उतना नहीं डेफिनेशन दे सकते कि अभिवृत्ति। नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या, अब हैंग कर जाता है। अभिवृत्ति क्या होता है, तो व्यक्तिक रूप से भिन्नता देखने को मिलती है, व्यक्तिक रूप से भिन्नता देखने को मिलती है। ये भी मतलब समान नहीं हो सकता, ये एक क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरी बात है, अभिवृत्ति क्या होता है, अभिवृत्ति अधिकांशतः अस्थायी होता है। अधिकांशतः जैसा बन गया आपकी अभिवृत्ति, अधिकांशतः अस्थायी नहीं, अस्थायी होता है। ठीक है, अभिवृत्ति अधिकांशतः क्या होता है, अस्थायी होता है। अभिवृत्ति में मोटिवेशन अफेक्टिव प्रॉपर्टी में पाया जाता है, या प्रेरणात्मक गुण पाया जाता है, प्रेरणात्मक गुण पाया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, अभिवृत्ति व्यक्ति में आशावादी या निराशा प्रवृत्ति को जन्म देता है। तो अभिवृत्ति हमारा क्या, आशावादी या निराशावादी को जन्म देता है। ठीक है, समस्या कोई भी हो। और कभी कभी अभिवृत्ति कैसे होता है, एम्बिवैलेंस होता है, द्वैध वृत्ति का होता है, ड्यूअल नेचर का होता है, कि हो सकता है कि दोनों भावनाओं को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे ड्यूअल नेचर का, एम्बिवैलेंस का मतलब क्या, कि अगर हो सकता है कि वो बारिश अच्छी है परंतु भीगना नहीं चाहता है, तो बारिश अच्छी भी लग रही है, अनुकूल भाव दे रहा है, और लेकिन भीगना नहीं चाह रहा है, प्रतिकूल दे रहा है, तो एम्बिवैलेंस भी हो सकता है। तो अभिवृत्ति एम्बिवैलेंस हो सकता है, एम्बिवैलेंस हो सकता है। एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है, तो हम इतना समझ गए। अब इसके आगे हम कोई भी नहीं, इतना कैरेक्टरिस्टिक लिखना हो तो बहुत है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक में बताया क्या, कि देखो एटीट्यूड की विशेषता में क्या है, किसी विषय के प्रति होगा, जन्मजात ना होके अर्जित किया जाता है। पसंद नापसंद की अभिव्यक्ति होती है इसमें।
कर्म कार्य करने की तत्परता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को में अभिवृत्ति क्या होती है, अभिवृत्ति अलग अलग होती है, भिन्नता पाया जाता है। अभिवृत्ति अधिकांशतः कैसी होती है, अस्थायी होती है। अभिवृत्ति में प्रेरणात्मक गुण पाया जाता है। फिर हमने बताया कि अभिवृत्ति कैसे है, आशावादी या निराशावादी जैसे प्रवृत्ति को जन्म देती है। अभिवृत्ति क्या होती है, एम्बिवैलेंस होती है, अर्थात एक चीज को या एक परिस्थिति में हम अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बारिश अच्छी तो है, बारिश उसको अच्छा भी लगता है लेकिन भीगना नहीं चाहता, ठीक है। तो इस तरह का हम बता सकते हैं अभिवृत्ति के कैरेक्टरिस्टिक। तो अभिवृत्ति के कंपोनेंट ऑफ फैक्टर ऑफ एटीट्यूड क्या होगा, अभिवृत्ति के घटक क्या होंगे। तो देखो 3 घटक होते हैं। 3 घटक कौन कौन से होंगे अभिवृत्ति के कंपोनेंट हैं। तो हम लोग न्यूज उसमें भी पढ़े हैं कि एक होता है संज्ञानात्मक घटक, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव फैक्टर। कॉग्निटिव फैक्टर इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक घटक। इसका मतलब क्या, संज्ञानात्मक का मतलब क्या कि विचार परक, सूचनात्मक, बोधात्मक घटक या संज्ञानात्मक घटक भी कहा जाता है। जानकारी या ज्ञान होना, संज्ञानात्मक किससे रिप्रेजेंट करता है कि जानकारी होना या ज्ञान होना आपका, इस बात को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि आपके धारणा हो, मत हो, प्रत्यय हो, विश्वास हो, इस संबंध से बना होता है, इन्हीं से जुड़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि सूचनाओं का मूल्यांकन होता है, इसलिए इस तत्व की वस्तु स्थिति या व्यक्ति से संबंध में पक्ष या विपक्ष में निर्णय निर्माण करता है। संज्ञानात्मक मतलब कि आपको ज्ञान के आधार पे ही या विचारधारा के आधार पे ही या सोच के आधार पे ही आप क्या करते हो, एक अपने आंतरिक द्वंद्व से लड़ते हो, आंतरिक द्वंद्व से लड़ते हो, आंतरिक द्वंद्व से लड़ते हो कि हमें वो चीज पसंद है कि नहीं पसंद है, ठीक है। तो किसी ज्ञान या विचारधारा या सोच के आधार पे किसी को पसंद करो या ना पसंद करो, निर्णय लेने के लिए आंतरिक बुद्धि ही है। और बुद्धि किस पे काम करेगा, संज्ञानात्मक पे, ज्ञान के पक्ष पे काम करेगा। तब भी बुद्धि निर्णय देगा कि हाँ यार हम पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे हमने करेला का बोला, ठीक है, तो निर्णय देगा पसंद या नापसंद का हमारे संज्ञान के ऊपर भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक पक्ष हो गया। दूसरा हमारा होता है सांवेगिक घटक या अफेक्टिव फैक्टर, या इसी को हम बोलते हैं भावनात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष, इसी को सांवेगिक घटक भी बोलते हैं, अफेक्टिव फैक्टर बोलते हैं। भावनात्मक घटक का मतलब क्या कि हम फीलिंग कैसी आ रही है, जैसे फीलिंग आती है ना कि कोई विचार है, घटना है या किसी विषय के प्रति हमारा ज्ञान हो गया, तो ज्ञान के आधार पे हमें फीलिंग कैसी आ रही है, वो फीलिंग हमारा क्या होगा, भावनात्मक होगा। कोई भी घटना हो, घटना के प्रति हमारी जानकारी हो गई तो फिर हमें फीलिंग आई, उस फीलिंग को हम कहते हैं भावनात्मक। और हो सकता है फीलिंग कैसा हो, उत्पन्न पसंद हो, नापसंद हो, या आप हो सकता है कि घटना में एक्सीडेंट ही की हो, एक्सीडेंट के प्रति आपको दुख की भावना हो या सुख की भावना हो, ये भी हो सकता है। तो भाव कुछ भी हो सकते हैं, पसंद का, नापसंद का, सुख का, दुख का, ये ज्यादातर होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर वृक्ष को सूखता या कटता देखकर दुख का भाव उत्पन्न होता है, तो ये दुख का भाव जो उत्पन्न हो रहा है ना, वो क्या है, आपका भावनात्मक पक्ष है। तीसरा क्या है, हमने बताया क्रियात्मक घटक या व्यवहार परक घटक, ये बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट का मतलब क्या कि आप जैसे वृक्ष को सूखता देखकर क्या हो रहा है, दुख हो रहा है आपको, तो दुख हो रहा है तो आप क्या करोगे, उठ के जाओगे और उसको पानी दोगे, वृक्ष को क्या दोगे, पानी दोगे। क्रियात्मक घटक हो गया, बिहेवियर, आपके भाव के अनुसार आप क्रिया कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये बिहेवियरल का मतलब है कि उस भाव के अनुरूप हम क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। तो 3 घटक होते हैं और तीनों घटक अब समझ में आ जाना चाहिए। अर्थात हम देखें तो अभिवृत्ति की संरचना में स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड भी पूछे तो संज्ञानात्मक घटक, भावनात्मक घटक और व्यवहारात्मक घटक होता है। संज्ञानात्मक में क्या हो सकता है, मत हो सकता है, धारणा हो सकता है, विश्वास हो सकता है, सोच हो सकता है। भावनात्मक में क्या हो सकता है, अभिप्रेरणा हो सकता है, पसंद नापसंद का भाव हो सकता है, सुख दुख का भाव हो सकता है, ठीक है ना। सकारात्मक में क्या होगा, पसंद सुखद भाव। नकारात्मक अभिवृत्ति होगी, उसमें नापसंद या दुख का भाव होगा। व्यवहारात्मक में क्या होगा, अनुकूल व्यवहार कर सकता है, प्रतिकूल व्यवहार कर सकता है। कहने का मतलब कि अगर सोच पॉजिटिव है तो हमारा कैसा भाव भी कैसा होगा, सकारात्मक होगा। भाव कैसा होगा, हमारा सकारात्मक होगा। और सकारात्मक होगा तो हम अनुकूल व्यवहार करेंगे। अगर नेगेटिव अभिवृत्ति होगा मतलब नेगेटिव ज्ञान होगा,
ये पॉजिटिव ज्ञान हुआ तो सकारात्मक सोच हुआ। पसंद या नापसंद की बात करेंगे, ये अब सकारात्मक अभिवृत्ति होगा। निगेटिव अगर सोच होगा, अवधारणा होगी, तो वो हमारा क्या होगा, निगेटिव अभिवृत्ति आएगा और उससे हम प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। वही बात, 3 घटक है, या स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड पूछे तो वही बात बताना है, स्ट्रक्चर में 3 घटक होते हैं, या कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड पूछे तो 3 घटक की बात करनी है। तीनों घटक के बारे में बता दिया, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, अब जैसे कि एग्जाम्पल हम दें कि तीनों में क्या है, कि एक वृक्ष को लेके हमने कहा, वृक्ष को लेके क्या क्या हम सोच सकते हैं, तीनों के लिए एग्जाम्पल दे दें, कि एग्जाम्पल के साथ बताना है, या आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। कि पर्यावरण में हम संज्ञानात्मक की बात करें, संज्ञानात्मक की, तो वृक्ष को लेके हमें क्या संज्ञान आता है, कि वृक्षारोपण करना चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, पर्यावरण को प्रदूषित होने के है तो वृक्ष को क्या करेंगे, वृक्ष को हम रोपण करेंगे तो ये पर्यावरण स्वच्छ होगा। ये हमारा संज्ञानात्मक पक्ष हो गया। अब भावात्मक पक्ष क्या आ जाएगा, भावात्मक पक्ष ये होगा कि दूसरे को अगर हम वृक्षारोपण करके देख रहे हैं, दूसरे को वृक्षारोपण देख रहे हैं, वृक्षारोपण की बात आ रही है, देख रहे हैं, तो वो उससे हमारा क्या होगा, मोटिवेशन मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, और मोटिवेशन में हम भी क्या कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर जा रहे हैं, पार्टिसिपेट ये भागीदारी कर जा रहे हैं, भावात्मक पक्ष हो गया। कि हम देखें, ये जानकारी है कि वृक्षारोपण से हमें क्या होता है भाई, पर्यावरण को बहुत लाभ होता है, स्वच्छ एयर देखने को मिलता है। अगर किसी को आप वृक्षारोपण को देखते हुए करते हुए देख ले तो आप मोटिवेट हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे तो मोटिवेशन क्या है, भावात्मक पक्ष है। और फिर क्या करोगे, उसके प्रति आप व्यवहार करने लगोगे। व्यवहार करने क्या लगोगे कि वृक्षारोपण अभियान में आप पार्टिसिपेट कर दिए तो वृक्षारोपण क्या करने लगोगे, वृक्ष रोपने लगोगे। तो ये तीनों घटक को एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखें कुछ कंपैरिजन है, मनोवृत्ति, एटीट्यूड और वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो देखो, मनोवृत्ति और मूल्य दोनों ही क्या किए जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। हमारा कैसा समाज सिखा रहा है, हमारा परिवार कैसा सिखा रहा है, उन दोनों के माध्यम से सीखे जाते हैं मनोवृत्ति और ये वैल्यू। तो मनोवृत्ति, एटीट्यूड और वैल्यू में क्या डिफरेंस है या अंतर करने को पूछे तो ये है कि मनोवृत्ति क्या है, सदैव किसी, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि मनोवृत्ति सदैव किसी एक विषय, वस्तु या मनुष्य आदि के प्रति उत्पन्न होती है, ठीक है ना। जबकि मूल्य क्या है, कि मूल्य किसी विषय विशेष से संबंधित न होकर वस्तु के संपूर्ण वर्ग, होल क्लास से संबंधित होता है। इनका संबंध सामाजिक आदर्शों एवं उद्देश्यों से होता है। इसमें चाहिए का तत्व निहित होता है। यही मूल्य अभिवृत्तियों के आधार होते हैं। ये मूल्य हो सकते हैं, ये अभिवृत्ति को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे किसी वस्तु, घटना आदि को पक्ष में, जो भी हम लोग डिफिनेशन है कि पक्ष में हमारा क्या हो, संज्ञानात्मक पक्ष हो, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष में होता है। लेकिन मूल्य में कई प्रकार के हो सकते हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। इन सब के बारे में कहानी लिखने का मतलब नहीं है, अभी समझा देते हैं। मनोवृत्ति के 2 स्वरूप हो सकते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, ठीक है। यहाँ पे जो मूल्य होता है, यहाँ पे भावात्मक पक्ष अधिक प्रधान होता है और प्रभावशाली होता है। मूल्य में हमेशा क्या होता है, भावात्मक पक्ष होता है या रचनात्मक पक्ष होता है। यहाँ पे अभिवृत्ति कैसा होता है, अस्थायी होता है, लगभग अस्थायी होता है। और मूल्य में अभिवृत्ति की तुलना में अस्थायित्व अधिक होता है। मूल्य में अभिवृत्ति की तुलना में अस्थायित्व अधिक होता है। ये भी अस्थायी होता है, अभिवृत्ति भी होता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में मनोवृत्ति बदला भी जा सकता है, ठीक है ना। संज्ञानात्मक पक्ष को आप चेंज कर दो, ज्ञान के उसको चेंज कर दो। जो करेला नहीं खा रहा है तो करेला के ज्ञान में ये कर दो कि एंटी कैंसरस होता है, तुम्हारा चेहरा ग्लो करने लगेगा। ज्ञान पक्ष मजबूत कर दोगे तो हो सकता है उसकी अभिवृत्ति बदल जाए। लेकिन मूल्य इससे भी ज्यादा अस्थायी मूल्य होता है। मूल्य जल्दी बदलते नहीं है, ठीक है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही रहते हैं। तो हम कहें कि क्या है, अब जरा सा एटीट्यूड और इसमें हम अपनी डिकेडी के माध्यम से देखें। अपने डिकेडी के माध्यम से अगर देखा जाए कि क्या हो सकता है इसमें मूल्य और एटीट्यूड में अंतर क्या हो सकता है। अब जरा सा इसको देखते हैं, 1 मिनट। देखो, एक नया पेज ले, ये हमारा एटीट्यूड, ये हमारा एटीट्यूड और ये वैल्यू या मूल्य है। पहली बात, डिफिनीशन अंतर है।
डिफिनीशन में हमारा क्या, इसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष होता है। इसमें क्या है, वो कसौटियां हैं जिनके आधार पे मानों का मूल्यांकन होता है। पहला परिभाषा हो गया, मूल्यांकन होता है, ठीक है ना, उचित या अनुचित का मूल्यांकन होता है। दूसरा क्या है, इसमें तीनों पक्ष एक साथ काम करते हैं, तीनों पक्ष प्रधान होते हैं। इसमें क्या, इसमें भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। इसमें क्या, ये अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, लेकिन विशेष परिस्थितियों में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। ये क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अर्थात अस्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है, अर्थात अस्थायित्व, अस्थायित्व क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और क्या एटीट्यूड और इसमें होगा, देखो हम ये भी बोल सकते हैं कि मूल्य, यहां पे बोलेंगे कि अभिवृद्धि के लिए मूल्य आधार बनते हैं, आधार बनते हैं। अगर मूल्य पॉजिटिव होगा तो अभिवृद्धि कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, आधार बनते हैं। अगर मूल्य क्या होगा, निगेटिव होगा, तो वो कैसा होगा, निगेटिव अभिवृद्धि होगा, निगेटिव एटीट्यूड होगा, ठीक है ना। तो मूल्य आधार बनते हैं। और ये यहाँ पे लिख देंगे कि अभिवृद्धि को बनाने में मदद करते हैं, बनाने में या परिष्कृत करने में मदद करते हैं। तो हमने डिफरेंस देखा, एक तो डिफिनीशन से हो गया डिफरेंस दोनों के बीच में। यहाँ पे तीनों पक्ष प्रधान होता है, यहाँ पे भावात्मक पक्ष प्रधान होता है। ये अस्थायी तो होता है लेकिन ज्यादा अस्थायी वैल्यू होता है। फिर हमने कहा कि अभिवृद्धि को बनाने के लिए मूल्य आधार होता है, जैसे पॉजिटिव। और एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है कि मूल्य पॉजिटिव, हमेशा सोच लेना कोई एक एग्जाम्पल और अपने नोट्स में लिख लेना पहले से, जो अच्छा हो। तो थोड़ा सा वर्क करना कि मूल्य पॉजिटिव बनाने के लिए क्या क्या होगा। घरेलू में जो भी मूल्य आपको हो, पॉजिटिव, सकारात्मक या नकारात्मक, या कभी हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन तो हो जाएगा। तो बात समझ में आए अंतर का, सिंपल सा अंतर है। अब नेक्स्ट अंतर पे चले। नेक्स्ट अंतर हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा मनोवृत्ति और विश्वास में, बिलीफ और विश्वास। इसको समझेंगे तो बात समझ में आएगा कि क्या होता है। देखो मनोवृत्ति में हमने 3 बात बताया था। कैब मॉडल होता है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, अफेक्टिव मतलब कि आपका वो भावात्मक, और बिहेवियर। तो बिहेवियर, ये 3 चीजों का कंपोनेंट होता है। विश्वास में क्या होता है, विश्वास को बहुत अच्छे से समझो कि इसमें जो कॉग्निटिव होता है, संज्ञानात्मक पक्ष प्रधान होता है, और इसमें जो कार्य करने की तत्परता नहीं होती है वो गौड़ होता है। यही अंतर है मनोवृत्ति और व्यवहार में। इसमें संज्ञानात्मक पक्ष प्रधान होता है, इसमें भावात्मक पक्ष क्या होता है, भावात्मक पक्ष या ए अनुपस्थित होता है। और बी बिहेवियरल का होता है, बिहेवियर या व्यवहार, वो गौड़ होता है, नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। तो व्यवहार में क्या होगा, विश्वास में ध्यान रखना सबसे ज्यादा प्रधान होता है, हमको नॉलेज है। जैसे भगवान की पूजा करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नॉलेज है। हम पूजा करेंगे, ठीक है ना, पुण्य की प्राप्ति होगी, ठीक है, हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, ये हमें विश्वास है, विश्वास है, ठीक है ना। इसमें भावात्मक घटक की अनुपस्थिति होती है, आपकी भावात्मक, भगवान से जुड़ाव कैसे होगा, बात ये ना। अब ये हम एग्जांपल ले लें कि सब लोग कहेंगे अरे भगवान से जुड़ाव हो जाता है, लेकिन एग्जांपल ही गलत है। लेकिन फिर भी बात समझो कि विश्वास में क्या होता है, संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होता है, जो व्यवहार होता है वो गौड़ होता है, वो क्या होता है, गौड़ होता है बिल्कुल। और जो हमारा भावात्मक पक्ष होता है वो होता ही नहीं। तो पहली बात है कि डिफिनीशन में ही चेंज हो गया। इसमें क्या होता है, प्रेरणात्मक गुण सदैव उपस्थित नहीं होता है, मतलब भावात्मक घटक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। संज्ञानात्मक घटक क्या होता है, प्रधान होता है। व्यवहारात्मक घटक क्या होता है, गौण होता है। जैसे हम विश्वास है कि सूर्य एक तरह का तारा है, एग्जाम्पल ले लो,
सूर्य एक तरह का तारा है, परंतु उस विश्वास से हमें कोई विशिष्ट क्रिया करने की प्रेरणा नहीं मिलती है। तो हमें ये संज्ञान है कि स्टार क्या है। स्टार हम एक मतलब सूर्य क्या है, सन क्या है, तो एक स्टार है। ये बात हमें मालूम है, स्टार है और हमारा संज्ञानात्मक हो गया, परंतु विश्वास से हमें कोई विशिष्ट क्रिया करने का प्रेरणा तो नहीं मिल रहा है ना कि उस स्टार है तो क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, तो विश्वास का मतलब है, सीधी बात है, इस बात को बहुत गहरे से समझना। कभी भी विश्वास पूछ लिया जाएगा तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके इर्द गिर्द बता सकते हो। विश्वास का मतलब कि विश्वास में, बिलीफ में संज्ञानात्मक पक्ष होता है लेकिन भावात्मक पक्ष नहीं होता है। क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, गॉड होता है या नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये भी है बिलीफ में होता है। दूसरी बात है कि मनोवृत्ति में विश्वास सम्मिलित होता है। मनोवृत्ति में क्या होता है, क्योंकि संज्ञानात्मक होता है तो विश्वास सम्मिलित होता है। ठीक है, तो विश्वास अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक को इंगित करता है। तो हम कहें कि ऐसा कि एटीट्यूड इज इक्वल टू विश्वास, विश्वास प्लस ये भावात्मक पक्ष प्लस क्रियात्मक पक्ष, ये एटीट्यूड हो गया। ठीक है, अब विश्वास क्या होगा, तो एटीट्यूड माइनस भावात्मक क्रियात्मक कर लोगे तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। मनोवृत्ति में वास्तविक तथ्य अधिक होती है, मनोवृत्ति में वास्तविक तथ्य अधिक होती है, जबकि विश्वास में कल्पना भी हो सकता है। हम काल्पनिक भी विश्वास कर सकते हैं किसी को। ठीक है ना, अब जैसे भगवान को तो देखा नहीं है तो काल्पनिक ही विश्वास है ना। जैसे जनजाति फॉरेस्ट में अपने पूर्वजों के क्या ढूंढती है, आत्मा ढूंढती है, तो उनका विश्वास है ये। ठीक है, मनोवृत्ति क्या हो सकता है, डायरेक्शनल हो सकता है सकारात्मक हो नकारात्मक हो, लेकिन विश्वास में कभी नहीं। विश्वास है तो है, विश्वास में ऐसा नहीं होगा तो ये पॉजिटिव विश्वास करते हैं ये नेगेटिव विश्वास नहीं, विश्वास है तो है, इसमें नहीं हो सकता, लेकिन डायरेक्शनल इसमें हो सकता है। तो ये बात समझ में आना चाहिए आप लोगों को। मनोवृत्ति में भाव पक्ष एवं परिणात्मक गुण होने के कारण विशिष्ट क्रियाओं में तत्परता होती है। यहाँ पे भाव पक्ष और प्रेरणात्मक गुण के अभाव के कारण कार्य करने की तत्परता नहीं होती है या बाध्यता नहीं होती है। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। अब आ जाते हैं अभिवृत्ति और रुचि में। ठीक है, अभिवृत्ति का रुचि और अभिक्षमता के साथ संबंध देखने की बात करें तो पहले रुचि को देखते हैं एटीट्यूड और इंटरेस्ट में। और ये ध्यान रखना, ये जितने बनाए हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो अभिवृत्ति और रुचि दोनों का संबंध देखा जाए तो अभिवृत्ति रुचि दोनों संबंध मानवीय व्यक्तित्व से होता है और दोनों ही जन्मजात ना होकर क्या किए जाते हैं, अभिवृत्ति भी सीखे जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों की प्रकृति में डिफरेंस होता है। अब जरा सा एटीट्यूड और इंटरेस्ट को कंसेप्ट से समझें। लिखने के लिए क्या है, जहाँ पर लिख सकते हैं कि अभिवृत्ति हमारा क्या होता है, किसी विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दोनों दिशाओं में हो सकता है। लेकिन रुचि, इंटरेस्ट जो होगा वो ऐसा नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होगा, नहीं, एक ही डायरेक्शन होगा, यूनि डायरेक्शनल होता है, हमेशा सकारात्मक होता है, हमेशा सकारात्मक होता है रुचि, इंटरेस्ट, पहली बात। जबकि एटीट्यूड क्या हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। बात समझ में आ रहा ना। दूसरी बात है कि रुचि, अभिवृत्ति का क्षेत्र रुचि से क्या होता है, व्यापक होता है। जो एटीट्यूड का क्षेत्र होता है वो इंटरेस्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अभिवृत्ति का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में, पर्यावरण में, जितने हम सेक्टर मानव से जुड़े हैं वहां कर सकते हैं। लेकिन रुचि क्या है, रुचि व्यक्तिगत हो जाता है या कार्य विशेष पे डिपेंड हो जाता है। रुचि में व्यक्ति की कार्यवाही उसी तक सीमित होती है, मतलब व्यक्तिगत रुचि होता है, जिसमें उसकी रुचि होती है उस कार्य क्षेत्र में वरीयता देता है। जैसे हो सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र में उसकी रुचि हो तो राजनीतिक को वरीयता देगा, लेकिन अभिवृत्ति सब क्षेत्र में दिखेगा, सामाजिक में क्या है, आर्थिक में क्या है, राजनीतिक में क्या है, रुचि क्या जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र में ही दिखेगा, व्यक्तिगत होता है। दूसरा डिफरेंस हो गया, अभिवृत्ति क्या होता है, दिन प्रतिदिन हमारे व्यवहार में दिखता है कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है ना, अभिवृत्ति उसमें झलक देता है। लेकिन रुचि का क्या होता है कि अधिकतर व्यवसायिक या शैक्षणिक क्षेत्र आदि में होता है। ये किसी या दो क्षेत्र में हो सकता है, हमारा शिक्षा में हो सकता है, खेलकूद में हो सकता है। तो रुचि हमारा कहीं भी अधिकांशता होता है जब वो हमेशा, मतलब हमेशा दिखेगा। रुचि का प्रयोग अधिकांशता व्यवसायिक और शैक्षणिक क्षेत्र में होता है, खेलकूद में हो सकता है, व्यवसायिक मतलब कुछ भी हो सकता है। अभिवृत्ति में रुचि की तुलना में मोटिवेशनल अधिक होता है, प्रेरणात्मक फोर्स ज्यादा होता है
और ये तुलनात्मक रूप से अधिक टिकाऊ होती है। अभिवृत्ति में रुचि की तुलना में क्या होता है, मोटिवेशनल फोर्स ज्यादा होता है। ये अभिवृत्ति ज्यादा मोटिवेट करता है। अभिरुचि जो ये है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमारा देखो, एटीट्यूड हमारा क्या होता है, अस्थायित्व होता है, अस्थायी होता है, बड़ी विशेष परिस्थितियों में बदला जा सकता है। लेकिन इंटरेस्ट हो सकता है कि अचानक परिवर्तन हो जाए। इंटरेस्ट क्या हो सकता है, अचानक परिवर्तन हो सकता है, अचानक, ठीक है ना। जबकि ये अस्थायी होता है। तो हमने क्या डिफरेंस बताया, पहला सकारात्मक नकारात्मक हो सकता है, रुचि क्या होता है, हमेशा सकारात्मक होता है। दूसरा हमने बोला कि ये इसका अभिवृत्ति का व्यापक क्षेत्र होता है इंटरेस्ट से, जबकि ये व्यक्तिगत होता है और किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित रहता है। अभिवृत्ति क्या होता है, दिन प्रतिदिन में व्यवहार में दिखता है, ठीक है, और रुचि अधिकांशतः व्यवसायिक या शैक्षणिक में दिखता है। फिर हमने बताया कि यह अस्थायी ज्यादा होता है एटीट्यूड, और ये क्या होता है, इंटरेस्ट अचानक बदल सकता है। ये बात समझ में आया, ठीक है। तो इंटरेस्ट अचानक बदल सकता है, जैसे कि हमने कहा ना कि बहुत दिनों में आपको गाना सुनने को बहुत पसंद था और अचानक ऐसा हुआ कि गाना छोड़ के आप डांस करना इंटरेस्ट हो गया, आप डांस करने लगे, गाना गाने लगे। तुरंत बदलता है इंटरेस्ट, कभी भी देखना इंटरेस्ट तुरंत बदलता है। ये दो डिफरेंस हो गया इसका। अब नेक्स्ट देखें, डिफरेंस की बात करें तो अभिवृत्ति एटीट्यूड और अभिक्षमता की बात करें तो अभिक्षमता का देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा अभिक्षमता का ही होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर क्या नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये एटीट्यूड किससे जुड़ा होता है, एटीट्यूड जुड़ा होता है हमारा व्यक्तित्व से जुड़ा होता है कि हमारा कैसा व्यवहार होगा। लेकिन अभिक्षमता क्या होता है, हमारे अंदर अंतर्निहित क्षमताओं या योग्यताओं से जुड़ा होता है। ये संपूर्ण रूप से व्यक्तित्व से जुड़ा होता है एटीट्यूड। लेकिन अभिक्षमता या एटीट्यूड हमारे आंतरिक क्षमताओं और या योग्यताओं से जुड़ा होता है। जब आप क्षमता बढ़ा देंगे तो इस बात को फिर से दोबारा पढ़ लेना, इस समझ में आ जाएगा। अभिवृत्ति व्यक्तित्व की उस विशेषता को इंगित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु या विषय के बारे में सोच, विश्वास, पसंद नापसंद आधार पर व्यवहार करता है, मतलब संज्ञानात्मक पक्ष पे व्यवहार करता है। लेकिन अभिक्षमता या एटीट्यूड क्या होता है, वो जो व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित क्षमता है या योग्यता है, उसके आधार पे उसकी भविष्य की समुचित वातावरण या प्रशिक्षण देके क्या किया जाता है, साकारित किया जाता है। जो अंतर्निहित क्षमता है उस क्षमता को एक्सप्रेस कराना वातावरण में, मतलब क्या करते हैं, जैसे प्रशिक्षण देते हैं। जैसे मान लो कि आप क्या हो कि आपके अंदर बैटिंग करने की क्षमता अंतर्निहित है कि बैटिंग बहुत अच्छा कर रहे हो, तो हम आपको उठाएं और उठा के क्या कर दें, प्रशिक्षण कर दें, तो आपके अंदर अभिक्षमता एप्टीट्यूड डेवलप्ड हो जाएगा, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलोगे, ठीक है ना, आप सचिन तेंदुलकर के जैसे खेलोगे। और ये क्या है, संज्ञानात्मक पसंद, मतलब भावनात्मक पक्ष के बारे में, ये तुरंत कोई विषय वस्तु है उसकी बात में बात करता है, मतलब एक तरह से विषय वस्तु जैसा होगा वैसा हमारा मनोवृत्ति होगा। लेकिन ये आंतरिक पक्ष में होता है, मतलब हमारे अंतर्निहित व्यक्ति के अंदर ही होता है वो शक्ति या योग्यता, क्षमता, जिसको हम परिष्कृत करके प्रशिक्षण देके क्या बना सकते हैं, योग्य या उसकी भविष्य बना सकते हैं, ठीक है। अभिवृत्ति का प्रयोग व्यापक रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार, परिस्थिति की प्रति भावना, प्रतिक्रिया जानने के लिए किया जाता है। तो किसी व्यक्ति का क्या विचार है, प्रतिक्रिया क्या है किसी विषय को लेके, ये जाना जाता है। लेकिन ये व्यापक होता है, किसका, एटीट्यूड का क्राइटेरिया ज्यादा व्यापक होता है एटीट्यूड का एप्टीट्यूड से। अब क्षमता के क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। कुछ विशेष क्षेत्रों में व्यक्ति का कौशल क्षमता से संबंधित है, कुछ विशेष में हो सकता है क्रिकेट अच्छा खेला, हो सकता है व्यवसायी बहुत बढ़िया हो सकता है कि वो मोबाइल रिपेयर बहुत अच्छा करता हो, मतलब कुछ विशेष क्षेत्र में ही ऐसा हो सकता है। हमेशा अर्जित किया जाता है कौन, एटीट्यूड। लेकिन अभिक्षमता दोनों होता है, जन्मजात भी हो सकता है और अर्जित भी किया जा सकता है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया, अभिक्षमता और एप्टीट्यूड। जब अभिक्षमता बताएंगे ना तो वहां पे एक बार याद दिला दीजिएगा, ये डिफरेंस हम वहां पे बता देंगे। एटीट्यूड और ओपिनियन, मनोवृत्ति और मत में क्या डिफरेंस है। देखो, मनोवृत्ति प्रत्याशी प्रतिक्रिया है, एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स है, जबकि मत शाब्दिक अभिव्यक्ति है, वर्बलाइज एक्सप्रेशन है। प्रत्याशी प्रतिक्रिया, एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स है, हमें मालूम है मनोवृत्ति जैसा जिसका होगा, हम जानते हैं उसका क्या होगा, वैसा रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्स होगा। मान लो कि अगर सकारात्मक होगा तो उसका क्रिया क्या होगा, सकारात्मक होगा, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हाँ भाई वो ऐसा करेगा,
जैसा उसके व्यक्तित्व होगा, मनोवृत्ति होगा, तो वो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन बात है ओपिनियन का। ओपिनियन का मतलब है कि ये शाब्दिक अभिव्यक्ति है कि तुम ओपिनियन क्या रख सकते हो, ठीक है ना। ओपिनियन हम गए और कहीं भी अपना ओपिनियन रखना है, ये शाब्दिक रूप से अभिव्यक्ति करता है। शाब्दिक रूप से मुंह से बोलोगे और अभिव्यक्त करोगे, वो मत होगा, ठीक है ना। ये इंटरनल नहीं होता है। एटीट्यूड क्या होता है भाई? एटीट्यूड में तीनों पक्ष होते हैं। ओपिनियन में क्या होता है ना कि आपके ज्ञान के आधार पे आप क्या बोल रहे हो, उसमें क्रिया भी नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। जैसा मत होता है, क्रिया नहीं कर रहे हो, उसमें भावात्मक पक्ष शामिल होता है। मतलब कॉग्निटिव और अफनेटिव, ये दोनों, मतलब कॉग्निटिव में देखो, कॉग्निटिव में क्या संज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष होगा, उस आधार पे देते हो, क्रिया नहीं होता इसमें। व्यक्ति के व्यवहार पे मनोवृत्ति का प्रभाव अधिक होता है। व्यक्ति के व्यवहार पे मनोवृत्ति का प्रभाव ज्यादा होता है। व्यवहार पे मनोवृत्ति की अपेक्षा मत का प्रभाव क्या होता है? कम होता है, क्योंकि वो उसमें बिहेवियरल या व्यवहार करता ही नहीं, बहुत कम करता है। ओपिनियन के हिसाब से बहुत कम करता है। इसमें दो पक्ष ज्यादा प्रधान होते हैं, संज्ञानात्मक और भावात्मक, ठीक है ना। और भाव विभोर होकर वो भाषाओं के द्वारा व्यक्त करता है। मनोवृत्ति में संज्ञानात्मक तत्व के साथ भावात्मक क्रियात्मक तत्व भी होते हैं। मत में ऐसा अस्थायी विश्वास है जिसमें परिमार्जन की संभावना होती है। इस रूप में मत संज्ञानात्मक पक्ष प्रमुख होता है, यहाँ संवेगात्मक भावात्मक पक्ष नहीं होता है। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं होता है संवेगात्मक भावात्मक। देखो मत क्या है, हमारा मत तुरंत चेंज हो सकता है, अगर हम संज्ञान में चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें भावात्मक पक्ष होता है। भावात्मक मतलब एक्सप्रेस कैसे करोगे, भाव से ही करोगे, होता है, लेकिन क्रियात्मक पक्ष नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। तो ये भी कर सकते हो आप, जो भी है दोनों लिख लो, लेकिन हमारे हिसाब से क्रियात्मक पक्ष नहीं होना चाहिए जैसा है। अभिवृत्ति निर्माण एवं विकास तथा परिवर्तन संबंधी कारक। अब इस बात को समझो, ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि अभिवृत्ति निर्माण या विकास या परिवर्तन संबंधी कारक क्या क्या हो सकते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट एंड चेंज ऑफ एटीट्यूड क्या हो सकते हैं। अभिवृत्ति जानते हो कि जन्मजात नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जन्म से या जेनेटिक के माध्यम से सीखा जाए, जन्मजात नहीं होता, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल में नहीं होता है, बल्कि हम कैसे जैसे 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 बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अभिवृत्ति क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। मतलब मनोवृत्ति क्या करते हैं, हम अर्जित करते हैं, देख के कोई विषय होगा, उस विषय की घटना को देख के हम अपने अंदर संज्ञान पक्ष रखेंगे, कुछ जानकारी रखेंगे, उसके आधार पे हम अपना क्या करेंगे, भावात्मक पसंद या नापसंद की भाव रखेंगे, उसके बाद उसके अनुरूप क्रिया करेंगे, ठीक है। जब हम विभिन्न समयों में स्थानों पे अन्य लोगों के और एवं वस्तुओं के साथ अंतः क्रिया करते हैं, तो हम विभिन्न लोगों से करें, विषयों से करें, वस्तुओं के साथ अंतः क्रिया करें, तो उन विभिन्न विषय, वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्तियों का भी निर्माण होता है। क्योंकि सीखने की प्रक्रिया और दशाएं भिन्न भिन्न हो सकती है। सीखने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, प्रक्रिया में डिफरेंस हो सकता है, दशाएं भी भिन्न भिन्न हो सकती है। इसलिए अलग अलग लोगों के में नाना प्रकार की क्या हो सकती है, अभिवृत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं। और अभिवृत्ति निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया में निम्न महत्वपूर्ण पक्ष कारक हो सकते हैं। फैक्टर कौन कौन से अभिवृत्ति के निर्माण में आ सकते हैं, तो देखो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लो। पहला है कि अगर हम साहचर्य के द्वारा सीखते हैं, या साहचर्य में क्या हो सकता है, हम परिवार ले सकते हैं, परिवार, ठीक है, मित्र मंडली ले सकते हैं, घर पे ले सकते हैं। तो जैसा साहचर्य होगा उसके अनुरूप हमारा क्या होगा, व्यवहार होगा। मित्र मंडली कैसा होगा, अगर खराब होगा तो हम लोग खराब ही चीज सीखेंगे, तो अभिवृत्ति भी कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल ज्यादातर यही लेते हैं कि लड़कों का ग्रुप होता है, अगर एक ग्रुप होगा जो एव टीजिंग करता होगा किसके, लड़कियों के ऊपर, और एक ग्रुप मेल का होगा जो सम्मान के साथ रहता हो, तो यहाँ पे नकारात्मक विकास होगा। जितने भी लड़के होंगे उनकी अभिवृत्ति लड़कियों के प्रति क्या होगा, नकारात्मक लेकर होगा, ठीक है ना। और वैसे ही मेल वाले सकारात्मक, दूसरे ग्रुप वाले क्या होंगे, सकारात्मक होंगे। मतलब सीधी बात है कि साहचर्य से हम देख के उनकी परिवेश में जिन लोगों के साथ रहते हैं, उस परिवेश को देख के, उनकी आदतों को देख के अनुसरण करते हुए हम क्या करते हैं, अनुकरण के माध्यम से उनको से सीखते हैं, साहचर्य के माध्यम से। और साहचर्य के माध्यम से हम लोग क्या होता है, हम लोग का डेवलप होता है। जैसे कि एक परिवार है, उस परिवार का एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ भी ले लेना आप। परिवार में क्या है कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए अवधारणाएं
और घर में क्या कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। तो परिवार में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बच्चा में ये भी होगा कि जैसे ही बच्चा वो बड़ा होगा उस परिवार में, तो वो परिवार की जैसी विचारधारा है उस विचारधारा को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, अर्जित कर लेगा, और फिर वो भी बीजेपी को क्या कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा। रिप्रेजेंट तब तक रिप्रेजेंट करेगा जब तक जो परिवार के संज्ञानात्मक पक्ष जो दिए हैं इस बच्चे को, कुछ ज्ञान दिए होंगे कि बीजेपी क्यों अच्छा है, कुछ तो दिए होंगे। और कभी ये व्यवहार कब चेंज हो सकता है, जब ऐसा लगे कि ना कि ये संज्ञान जो घर से दिया गया है वो गलत है, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो परिवार का जैसा होगा, जैसे कि अगर एक एग्जांपल लें कि परिवार में अगर माता पिता अपने माता पिता का मतलब बच्चे के दादा दादी का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, सम्मान करते हैं, ध्यान रखते हैं, सम्मान करते हैं या ध्यान रखते हैं, ठीक ना, ध्यान रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी अपने माता पिता का क्या करेगा, सम्मान करेगा, ध्यान करेगा। लेकिन वहीं अगर माता पिता इनकी सम्मान ना करे, आदर ना करे, ध्यान ना दे, तो बच्चे के मन में भी ऐसा भाव उत्पन्न होगा और वो भी ये तय है कि उनका भी ध्यान और सम्मान नहीं देगा। ये बात समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी हो सकता है, सहचर्य के माध्यम से सीखा जा सकता है। दूसरा है कि पुरस्कार या दंड देने का। अगर मान लो कि अच्छा कार्य कर रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, जैसे कि क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड, कि कोई भी डूबते हुए बालक को क्या कर रहा है, बचा ले रहा है, कोई बच्चा बचा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, पुरस्कार देंगे। तो पुरस्कार देंगे तो वो क्या होगा, उससे बड़ा मोटिवेट होगा पुरस्कार पाके, और वो क्या करेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, हमेशा दूसरे को हेल्प करने वाला एटीट्यूड रखेगा। ये पुरस्कार के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है ना। दंड के द्वारा दे सकते हैं। दंड का मतलब क्या, कि मान लो कि कोई बच्चा क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो चोरी करने के बाद उसको मार पड़ रही है, ठीक है, या पुलिस उठा रही है, तो इसका मतलब है कि उसको दंड मिला तो उसको भय आ जाएगा, तो भय के कारण वो कार्य नहीं करेगा। अर्थात जो निगेटिव एटीट्यूड है उस निगेटिव एटीट्यूड को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। तो पुरस्कार और दंड के माध्यम से भी अभिवृत्ति को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्रतिरूपण या ऑब्जर्वेशन के कारण किया जा सकता है। जैसे कि अगर माता पिता क्या कर रहे हैं, बड़ों का आदर कर रहे हैं, माता पिता द्वारा बड़ों के प्रति आदर और सम्मान किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा देख रहा है, वो भी क्या करेगा, सम्मान करेगा। वैसे ही बड़े या अनुभवी व्यक्ति अपने रोल मॉडल के व्यवहार, रहन सहन, जैसे घड़ी, कपड़ा, मोबाइल, खान पान आदि, ये प्रतिरूपण ऑब्जर्वेशन को देख के कि बगल वाला अगर क्या है कि रोलेक्स की घड़ी पहन रहा है, तो दूसरा भी देखते हैं ना कि यार हमें भी चाहिए रोलेक्स की घड़ी। मतलब पहनावा वगैरह देखना, कभी भी पहनावा ऑब्जर्वेशन की वजह से भी बढ़ सकता है। रहन सहन, खान पान, ठीक है ना। मोबाइल भी, जैसे आईफोन का है, आईफोन को देख के लोग, अरे वो पड़ोसी वाला आईफोन ले लिया तो हम भी आईफोन ले लें। ठीक है। प्रतिरूपण के रूप में समूह जुड़ाव, दो तरह के जो होते हैं, एक प्राइमरी होता है। प्राइमरी में कौन आते हैं, प्राइमरी में वो आते हैं जो हमारे सबसे नजदीक होते हैं, मतलब परिवार, मित्र मंडली वगैरह। ठीक है ना। सेकेंडरी में कौन आता है, सेकेंडरी में वो आता है जो इसके इतर होते हैं, और एक होता है रेफरेंस ग्रुप या संदर्भ ग्रुप। संदर्भ ग्रुप क्या होता है, संदर्भ ग्रुप जब सोसाइटी में पढ़ाएंगे तो सोसाइटी में पढ़ाएंगे। संदर्भ ग्रुप का मतलब ये होता है कि जैसे ना कि निम्न जाति, कोई निम्न जाति, बड़े आसान से समझो, निम्न जाति उच्च जाति का क्या कर ले, कर्म कांड को अपना ले। मतलब उच्च जाति कैसे रहता है, खाता है, पीता है, निम्न जाति उसको क्या कर ले, अपना ले, मतलब इसको अपना संदर्भ मान ले। संदर्भ ग्रुप का मतलब क्या, इसी की बातों को फॉलो करे। संदर्भ मतलब उच्च जाति के किसी को पकड़ लेगा और उसके बारे में संदर्भ करने लगेगा, जो वो रहता है, खाता है, पीता है, वैसे ही करेगा, नहाता है, डांस करता है, सब कुछ उसकी कॉपी करेगा संदर्भ ग्रुप। ठीक है ना। तो समूह जुड़ाव जैसा होगा ना उसके अनुरूप करेगा। जैसे अगर उच्च जाति का कोई निम्न जाति क्या करने लगा, कॉपी करने लगा, तो उस तरह की उसकी मनोवृत्ति होने लगेगी जैसे उच्च जाति की है। समझ में आ रहा है। प्राथमिक में जो घनिष्ठ है वो होगा, यहाँ पे मैं की भावना क्या आ जाती है, मैं की जगह हम की भावना आती है। ठीक है। परिवार हुआ, खिलाड़ी समूह हुए, तो समूह जुड़ाव जैसा होगा वैसे तरह के अभिवृत्ति भी हो जाती है। ये भी बात समझ में आया। सांस्कृतिक मानक कल्चरल फैक्टर भी डिपेंड करता है। जैसे हमने बताया था ना कि आप लोग को बहुत ज्यादा बैगा जनजाति क्या करती है, धरती को अपनी माँ मानती है और क्या करती है, हल चलाने के लिए मना करती है। ये इसकी सांस्कृतिक मानक है। तो इसके में बैगा के जितने जनजाति होंगे सब कुछ यही मानेंगे।
जैसा कल्चर होगा। जैसे हमारे यहाँ कल्चर में क्या है, हमारे यहाँ कल्चर में सबसे बढ़िया कल्चर की बात क्या लगती है कि हम अपने माता पिता का पैर छुएंगे या अभिवादन करते हैं, जैसे भी करें। कल्चर और भी बता सकते हैं, ये इसमें नहीं पढ़ेंगे। कोई एग्जाम्पल ही नहीं याद आता है कभी कभी कल्चर में। जैसे कि हाँ, हमारे यहाँ कल्चर में कोई ऐसा याद आए, छोड़ो। कल्चर में जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू कल्चर में है कि जिसका गोत्र जैसा होता है ना, गोत्र के अनुसार शादी होती है, ठीक है ना। ये गोत्र के अगेंस्ट में, सेम गोत्र में नहीं हो सकती। तो ये कल्चर है, तो ये मानक है ना, डिसाइड है कि हाँ सेम गोत्र में शादी कर सकता है। अगर अलग गोत्र में करेंगे, सेम गोत्र में शादी नहीं करेंगे, अलग गोत्र में शादी करेंगे, तो गोत्र के भी यहाँ मानक बन गया चीज का, ठीक है ना। तो मानक भी डिसाइड करते हैं कभी कभी। हमने एक एग्जाम्पल लिया और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सूचना और प्रचार के साधनों का भी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, इन सब के सूचना के आधार पे भी हो सकता है। जैसे मनोवृत्ति क्या है कि हमको बहुत पिक्चर नहीं देखते हैं, एक बात कहते हैं पिक्चर नहीं देते हैं, लेकिन कोई पिक्चर आ गया, कंट्रोवर्सी में आ गया, तो इच्छा अंदर से आए कि आखिर है क्या, चलो देखते हैं इसमें है क्या। अब धीरे धीरे हम पिक्चर नहीं देखते थे, एक पिक्चर देखे, फिर कंट्रोवर्सी में कोई आया, 2 पिक्चर देखे, हमारा पिक्चर देखने का मनोवृत्ति बन गया, ठीक ना। और या कोई एक चीज हमने एग्जाम्पल लिया, और भी चीजें हो सकती हैं। सूचना और प्रचार के माध्यम से हम क्या करते हैं, सूचना या संज्ञान पक्ष को क्या करते हैं, इंगित संज्ञान पक्ष को चेंज करते हैं। संज्ञान पक्ष को चेंज करेंगे तो उसके आधार में हमारा क्या होगा, भावात्मक पक्ष या पसंद या नापसंद की भाव भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारा क्रियात्मक पक्ष भी चेंज हो जाएगा। ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा क्या, आवश्यकता पूर्ति। हमें चाहिए वांट सेटिस्फेक्शन। जैसे कि हमारे जो आवश्यकता होगा उसकी पूर्ति हो जाएगी तो हमारी मनोवृत्ति क्या होगी, अनुकूल होती है, ठीक है। अगर आवश्यकता पूर्ति के खिलाफ कोई चीज है तो मनोवृत्ति क्या होगी, हमारी प्रतिकूल होगी। तो जिस व्यक्ति की वस्तु या घटना क्रिया से हमारी क्या हो, आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तो उसमें या पूर्ति की लक्ष्य शादी हो, तो वो पॉजिटिव हमारा क्या करेगा, एटीट्यूड होगा, वांट सेटिस्फेक्शन। जब दे दोगे तो पूर्ति हो जाएगी। पुस्तक महान व्यक्तित्व को पढ़ने के से बड़े अच्छे अच्छे लोगों के बारे में अच्छी अच्छी बातें पढ़ोगे, ठीक है ना। जैसे सत्य की खोज, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी का बुक था एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसको पढ़ोगे तो ज्यादातर आप हमें फेवरेबल हो जाओगे सत्य बोलने की तरफ, ठीक है ना। ये भी हो सकता है। दूसरा है व्यक्तित्व कारक, पर्सनालिटी फैक्टर। जैसे कि व्यक्तित्व कारक में क्या कि व्यक्ति को ट्रेट का भी प्रभाव मनोवृत्ति पे पड़ता है। जैसे व्यक्ति क्या होगा, परिश्रमी, दृढ़, विश्वसनीय होते हैं, उनमें अपने कर्तव्यों के संपादन की प्रवृत्ति प्रबल होती है। खुले मन से युक्त व्यक्ति रूढ़िवादी परंपराओं का क्या करता है, विरोध करने लग। तो जैसा व्यक्तित्व होगा उस आधार पे उसका क्या होगा, एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये तो पहले भी हम लोग व्यक्तित्व के बारे में पढ़ चुके हैं। तत्कालिक अनुभव होगा, जैसे तत्काल घटना देख के और वो अपने मनोवृत्ति चेंज कर सकता है। कि जैसे हो सकता है कि एक कोई पार्टी है, एक पार्टी राजनीतिक पार्टी है, उसमें कोई मिस्टर ए पार्टिसिपेट टिकट मिला है, उसी में बी को टिकट मिला है, लेकिन बी को गलत तरीके से मिला है। हो सकता है तुरंत ए क्या है, ए मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि स्वच्छ पार्टी नेता है, बिल्कुल निष्पक्ष है, वो उसके ऊपर कोई कलंक नहीं लगा, बी को भी मिल गया। तो ये जो पार्टी दल है ना, उसके बारे में तुरंत क्या हो जाएगा, नजरिया बदल जाएगा ए का। क्यों? क्योंकि करप्ट आदमी को टिकट दे दिया, तुरंत बदल सकता है। तो ये भी होगा, तत्कालिक अनुभव के आधार पे भी हो सकता है। नई पहल भी हमारा विचार मनोवृत्ति बदल सकता है। जैसे नॉक द डोर की पहल क्या है कि अगर हम ये पहल करने जा रहे हैं, नॉक द डोर कर रहे हैं, तो हमारे महिलाओं के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि क्या हो जाएगी, बदल जाएगी पहल में। तो कोई भी पहल भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं तो कि क्या क्या बदल सकता है। तो नई पहल, किसी की अभिवृत्ति बदलना हो तो कैसे बदल सकता है, डेवलप भी करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। दोनों बात है, बदलना हो तो और डेवलप करना हो तो, ठीक है ना। नई पहल के माध्यम से, तत्कालिक अनुभव के माध्यम से,
व्यक्तित्व के कारक, पर्सनालिटी फैक्टर की वजह से, पुस्तक या महान व्यक्तित्व को पढ़ने से, आवश्यकता पूर्ति होने पे, और संचार के माध्यम से सीख सकते हैं। संचार और सूचना और प्रचार के साधनों से हम प्रभावित होते हैं, जैसे टीवी वगैरह, टेलीविजन वगैरह। सांस्कृतिक मानक के रूप से प्रभावित होते हैं, समूह जुड़ाव से प्रभावित होते हैं, और प्रतिरूपण या ऑब्जर्वेशन देख के कि दूसरा घड़ी कैसा पहन रहा है, जूता पे कैसा पहन रहा है, वो पुरस्कार या दंड के आधार पे हम मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। साक्षर भी आता है। तो इस तरह हमने पूरा देखा कि कैसे प्रभावित हो सकता है। आज का फर्स्ट लेक्चर यहीं तक था। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में आएंगे, इसका एक ही बार बैठेंगे पूरा, जैसे यूनिट फर्स्ट का चल रहा है ना, वैसे यूनिट फर्स्ट की तरह ही सेकेंड का भी कर लेंगे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं आएगा, रटा उटा के सब कुछ। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।